एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रियंका सिटी के कैफे का सीन, जिस जगह पर हमारा दिमित्री हमारे इवान को लेकर आया होता है कुछ बातचीत करने के लिए। और दिमित्री इवान से कहता भी है, सीनियर आपको तो पता ही होगा, अगर हम इस तरीके से कहीं भी मिलेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऑर्फनेज में ही इस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि वह तो एकदम काफी अच्छी जगह है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऑर्फनेज के लिए डोनेशन रेगुलरली बेकार में ही देता हूँ? जब मैंने सुना कि आपको मुझसे कोई पर्सनली काम है तो मैं पर्सनली यहाँ पर आपसे मिलने चला आया, लेकिन जब वे कैफे के सेकंड फ्लोर पर एंटर करते हैं तो एकदम से वहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम हैवी होने लगता है और ये लोग और कोई नहीं बल्कि दिमित्री के सीक्रेट सोल्जर्स होते हैं, जो कि बेसिकली डिस्गाइज होकर यहाँ पर सभी चीजों पर नजर रख रहे हैं। दिमित्री भी माहौल को हल्का करते हुए कहता है, अरे कोई ना, ऐसे ही अपने काम को चालू रखो, सब कुछ ठीक है। और उसके कहते के साथ वहाँ का एटमॉस्फेयर फिर से एकदम नॉर्मल हो जाता है। दिमित्री इवान से पूछता है, वैसे आपको कौन सी चीज यहाँ पर खींच लाई? इवान भी कहता है, वैसे आपको यहाँ पर देखकर काफी अच्छा लगा। तभी इवान उन तीनों ही वॉर्म्स को, जिन्हें हमारे इवान ने ही डिफ्यूज किया था, उन्हें दिमित्री के सामने रख देता है। अब अचानक से वॉर्म्स को अपने सामने देखकर तो वह भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वह सोचता है क्या ये कुछ करने वाला है, लेकिन हमारा इवान भी उसे समझाते हुए कहता है, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने इन बॉम्ब्स के फ्यूज को पहले ही उड़ा दिया है। जिस बात को सुनकर दिमित्री की भी जान में जान आती है। वह कहता है, आपको तो ये बात पहले कहनी चाहिए थी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी इन्हें दिखाकर। जहाँ पर दिमित्री भी उन बॉम्ब्स को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए कहता है, इनका माना आउटपुट काफी ज्यादा ही कम है, तो ये किसी बिल्डिंग को उड़ाने या किसी भी बंदे को एलिमिनेट करने के लिए तो यूज नहीं किए जा सकते। देखने से ऐसा लगता है जिसने भी इनका यूज किया होगा वे जाहिर तौर पर डिस्ट्रैक्शन के लिए किया होगा, ताकि सभी लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सही, तो वहां पर जरूर से ही कोई और टीम होगी जो कि इनके फटने के साथ जैसे डिस्ट्रैक्शन होती वैसे ही वे टीम अंदर घुसपैठ कर देती। ये क्राउन प्रिंस फैक्शन के लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उन पर काफी अच्छे से नजर रखी थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ पर वह चुटकी बजाता है और एक मेड आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है, जिसे दिमित्री अपने बॉम्ब्स को देते हुए कहता है, इसे हेडक्वार्टर में मैजिक डिपार्टमेंट के लिए भेज दो। जहाँ पर दिमित्री अपनी लिस्ट को भी लेकर आ चुका होता है, जिसे इवान को देते हुए कहता है, सीनियर आपने जिस लिस्ट को मंगाया था ये रही, और क्या आपको पता है इसे प्राप्त करने के लिए मैंने सच में काफी हार्ड वर्क किया है। इवान भी उसका शुक्रिया करता है और दिमित्री आगे कहता है, वैसे हिज एक्सीलेंसी ने कहा है कि वे आपसे मिलना चाहते हैं, कि आपके पास टाइम होगा? लेकिन भाई हमारे इवान भी मना करते हुए कहता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और ऐसा कहकर ज्यादा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। हमारे दिमित्री भी शांत रह जाता है। जहाँ पर वे मेड हमारे दिमित्री के पास फिर से आते हुए कहती है, वैसे लेफ्टिनेंट कर्नल पेट्रोविच सच में छोटे इवान की ही तरह हैं, और जितनी बातें बढ़ा चढ़ा कर इनके बारे में कही गई थी वे एकदम सच थी। दिमित्री भी कहता है, हाँ इस जैसे पर्सन को कोई डेट पर तो जाना चाहिए, हमेशा अपने आप को अलग रखना और सनलाइट को भी ना देखना, हमेशा अकेले रहना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह हमेशा उदास रहता होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? तो उसके लिए किसी को साइन करो और उस सीनियर को अकेले मत छोड़ो। जहाँ पर हमें ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। हमारा इवान वहां पर पहुंच चुका होता है सारे ही पर्दों को लगाने के बाद। जहाँ पर इवान उस लिस्ट को टेबल पर रखते हुए कहता है, इस साल 300 छात्रों ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है और यूनिवर्सिटी में 3 साल की ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। तो ग्रेजुएट हो चुके स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट से छुट्टी पर गए हैं, साथ ही साथ स्टाफ, प्रोफेसर, टीचिंग असिस्टेंट, गार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिशन पर्सनल्स को मिलाते हुए यहाँ पर कुल मिलाकर 1733 पर्सन इकट्ठा होते हैं। मुझे यहाँ पर फ्रेशमैन स्टूडेंट्स की फैमिलीज को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहाँ पर उन्हें भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वे सारे भी एकदम सस्पेक्ट हैं। और उन फैमिलीज के लोगों को भी मिलाकर कुल मिलाकर वहाँ पर होते हैं 2429 लोग। तो मुझे पता है पोजेसर तुम इन्हीं लोगों में से एक हो। मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक पोजेसर हूँ। अपनी नॉलेज का यूज करते हुए तुम अच्छे अच्छे कनेक्शंस को बिल्ड करोगे और अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन को फैलाओगे, या फिर लोगों की नजरों में आने का ट्राई करोगे। तुम मेन स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर की तरह या प्रोटैगनिस्ट की तरह अपना काम करोगे और अपनी पोजेसर की लाइफ को एंजॉय करोगे। बाकी सभी लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे। यह कुछ ऐसा होगा जैसे काफी अच्छी तरीके से बनी हुई थी पार्क को एंजॉय करना। लास्ट वॉर के बाद से जहां पर एनपीसीज ने डेस्परेट होकर लड़ाई लड़ी और खत्म हुए, तुम प्रोबेबली एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद अपनी पोजीशन गेम स्टोरी को एंजॉय करना चाहते होगे। खत्म हो चुकी इतनी सारी लाइव्स को एक छोटी सी सेटिंग में इस तरीके से बता दिया गया।
तुम उन्हें जानना भी नहीं चाहते होगे या फिर समझोगे भी नहीं। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ लूंगा, लेकिन इसमें ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगने वाला। मैं प्रॉमिस करता हूँ। जहाँ पर हमारे एमसी ने दो बंदों के कागजों को निकाल लिया होता है, जिसमें एक लड़की होती है कोई और दूसरा होता है वही पोजेसर। अभी हमारे एमसी को फिक्स नहीं पता कि आखिरकार इनमें से फिक्स यानी कि एग्जैक्ट पोजेसर कौन सा है, लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया गया है तो इन्हीं में दोनों में से कोई एक है। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें एसएडीसी और इजाबेला को दिखाया जाता है, जहाँ पर एसएडीसी भागते हुए इजाबेला के पास आती है और कहती है, इजाबेला काफी लंबा टाइम हो गया जब से हम मिले हैं। ओह, और ये जहाँ पर इजाबेला के पास एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि कहती है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है यूरी फ्रैंक, प्लीज मुझे आप यूरी कह सकती हो। मुझे आपको मिस एना डॉटर कहना चाहिए। एसएडीसी कहती है, ओह इसका मतलब है पिता की बेटी, लेकिन जब हम लोग ये हों तो आप मुझे एसएडीसी भी कह सकती हो। जिस बात को सुनकर यूरी भी चौंक जाती है। वह कहती है, प्रिंसेस आपको इतना कैजुअली कैसे कह सकती हो, आप तो एक प्रिंसेस है ना। जिस बात को सुनकर एसएडीसी भी रोने लगती है। वह कहती है, हाँ एक प्रिंसेस, मुझे कभी भी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, चीज तो मुझे रुला रही है। इजाबेला बताती है कि यहाँ पर एसएडीसी के साथ अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया है, यह इस यूनिवर्सिटी में अकेले ही खाना खाती है। यूरी भी पूछते है, लेकिन आखिरकार क्यों, और वह कारण बताती है, जहाँ पर सभी लोग एसएडीसी को देखकर डरते हैं, क्योंकि एसएडीसी के पास है उसका एक खतरनाक सा अंकल जो कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहता है और सारे ही लोगों की नजर में एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता है। यहाँ तक कि खुद एसएडीसी भी उससे परेशान रहती है, क्योंकि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता सिर्फ उसके अंकल की वजह से। जिससे तो एसएडीसी भी काफी ज्यादा परेशान होती है। वह कहती है, हाँ मेरे अंकल ने मेरी पूरी यूनिवर्सिटी की लाइफ बिगाड़ रखी है, क्या करूँ। तुम्हारा शुक्रिया इजाबेला, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक भी दोस्त नहीं बना पाती। इजाबेला भी कहती है, तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो यूरी को शुक्रिया करना चाहिए, आखिरकार वह भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि यूरी ने हमारे डिपार्टमेंट में पूरी स्कॉलरशिप को हासिल किया है, यहाँ तक कि ये तलवार चलाने में मुझसे और ऑस्कर से भी काफी ज्यादा ही अच्छी है। आखिर इस तरीके की लड़की कहाँ से आई होगी। जिस बात को सुनकर एसएडीसी भी कहती है, वाओ इजाबेला से भी बेटर। यूरी भी कहती है, अरे नहीं इजाबेला, तुम तो मेरी बातों को वैसे ही बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। वहाँ पर कहीं दूर एक पेड़ के ऊपर हम हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि इन्हीं के ऊपर नजर रख रहा होता है और मन में सोचता है, इजाबेला, एसएडीसी और एक फ्रेशमैन, और ये फ्रेशमैन है यूरी फ्रैंक। एक अनाथ होने के बावजूद इसने पूरी स्कॉलरशिप को हासिल किया है। यहाँ तक कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसकी टैलेंट को देखने के बाद इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। ज्यादातर युद्ध में हुए अनाथ बच्चों की तरह इसने भी अपना नाम खुद से ही रखा होगा, यूरी फ्रैंक। ऑफ कोर्स क्रिसिलोव में यूरी फ्रैंक नाम काफी ज्यादा ही कॉमन है। हालांकि क्रिसिलोव के कल्चर में यूरी नेम एक आदमी का नाम होता है और सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में एक लड़की का नाम यूरी रखा जाता है, जैसे कोरिया और जापान। इसका मतलब यूरी के पास पोटेंशियल है कि वह एक पोजेसर हो सकती है। और भाई हम देखते हैं हमारे एमसी ने पूरे ही पेड़ को एकदम गंजा कर दिया होता है, सारी टहनियों को काट दिया होता है सिर्फ जासूसी करते हुए। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे एमसी एक और जगह पर नजर रख रहा होता है। लड़की कहती है, येवगेनी चलो दोपहर वाली क्लास में साथ में चलते हैं, वह काफी अच्छी क्लास वो होने वाली है तो हमें साथ में जाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन येवगेनी यानी कि वही पोजेसर मना कर देता है और कहता है, नहीं मुझे एक और क्लास अटेंड करनी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाद में मिलते हैं और अपनी क्लास को अच्छे से लेना। और वह पोजेसर अपने मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर आकर मुझे इतनी सारी चीजों को पढ़ना होगा तो मैं थियोलॉजी डिपार्टमेंट को कभी भी चूज नहीं करता। और इसके अलावा आखिर ये सेंटा मेरे पीछे मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहा है, जहाँ पर एमसी होता है जिसे उस पोजेसर ने भी नोटिस कर लिया होता है और जिस चीज को हमारा एमसी भी रियलाइज कर लेता है। और मन में सोचता है, वह बंदा अभी अभी हमारी आंखें मिली थी एक दूसरे से, मैं तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से काफी दूर से नजर रख रहा था इस बार, लेकिन इसने मुझे तो नोटिस कर लिया। ये है येवगेनी नोविकोव का रामजन। इसके पास भी एक काफी मामूली सा नाम है जिसे ज्यादा स्पेशल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मैं येवगेनी नाम की एटमोलॉजी को ट्रेस करूं, रसिया में येवगेनी को येवगेनी कहा जाता है, एंशिएंट ग्रीक में भी कुछ अलग ही नाम लेता है, लेकिन इंग्लिश कोरियन में तो इग्विन होता है इसका नाम। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, लेकिन कोरिया में ये नाम काफी ज्यादा यूज किया जाता है। क्या मुझे इसे पकड़ना चाहिए और इंटेरोगेट करना चाहिए? नहीं, पहले मुझे सारी चीजों को प्रिपेयर करना होगा ताकि मैं इन चीजों को काफी आसानी से और बिना किसी गलतफहमी के हैंडल कर सकूं। मैं वैसे भी इसे कभी भी मार सकता हूं या किडनैप कर सकता हूं, तो पहले मुझे फाइनल टारगेट को ढूंढना होगा। जहां पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर के साथ हमारे एमसी की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, काउंटर इंटेलिजेंस कमांड ने मुझे काफी बार कहा था यहाँ पर रुकने के लिए और इसलिए मैं रुक भी गई, लेकिन आखिरकार ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है। और जहाँ पर वे हमारे एमसी के ऊपर भी निशाना साध कर उस पर गोली चला देती है, लेकिन
एमसीबीयूज के इस निशाने से बाल बाल बचता है और लाइन ऑफ फायर डायरेक्शन का यूज करते हुए वह उसी तरफ देखता है जहाँ पर होती है इंक्वायर, जो कि कहती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। चलो तुम्हारी जगह पर चलते हैं डिसेबल, मैं तुम्हारे ऑर्फनेज को देखना चाहती हूँ। जहाँ पर वह हमारे एमसी के ऑर्फनेज में आ चुकी होती है और वह सीधा ही डायरेक्टर ऑफिस रूम में आती है, जहाँ पर वह रूम के हाल को देखकर एकदम चौंक जाती है। वह कहती आखिर तुम इस तरीके से किस चीज की इतनी ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो और आखिरकार ये सारी चीजें किस लिए हैं? आखिर ये सारी चीजें क्या हैं? मुझे अभी जवाब चाहिए। चाहे काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा चेस किया जाने वाला कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, तुम उसमें भी इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट को खोजने के लिए, वो भी कई दिनों तक बिना सोए। एंक्वायर भी इस सारी सीनों देखकर मन में सोचते हैं कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि कई खतरनाक लड़ाइयों से गुजरे हुए होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बॉम्ब की तरह होते हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं। और तभी एक पोर्शन को हमारे एमसी के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है इवान तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ बेसिक चीजें जैसे सोना, खाना खाना और रेस्ट करना। तो आखिरकार तुम यूनिवर्सिटी की टेरिटरी में किसको ढूंढना चाहते हो? जिस बात को सुनकर एमसी भी कहता है नहीं तुम इसे नहीं समझोगी, लेकिन अगले पल इंक्वायर एमसी के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है मुझे बताओ। माहौल की इतनी सीरियसनेस को देखते हुए हमारे एमसी के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह बताने लगता है और कहता है तुम सिर्फ एक ऐसा अनुमान लगाओ कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है, मानो एक बंदा एक दिन अचानक से एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। शुरुआत में लगता है कि यह कोई सपना है, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद भी वह उस सपने से जग नहीं पाता और वह दुनिया फिर भी उसे एक नोवेल की स्टोरी की तरह लगती है। अब क्योंकि वह बंदा मरना नहीं चाहता और अपने घर भी वापस जाना चाहता है, तो वे हर एक ऐसी चीज को ट्राई करता है जिसे वह कर सकता है। चलो भाग्यपूर्वक उसके पास ऐसा टैलेंट होता है जिससे वह इस वर्ल्ड को अडेप्ट करता है और इसमें सर्वाइव करता है। लेकिन आखिरकार यह स्टोरी अंत क्यों नहीं होती? लेकिन एक दिन अचानक एक बंदा अपेयर होता है, शायद एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कि उसी की दुनिया से आया हो, और अब वह सोचने लगता है क्या वह रियल प्रोटैगनिस्ट हो सकता है। और एक बार जब वह पर्सन एंडिंग तक पहुंच जाएगा, वह काफी आसानी से यहाँ से निकल कर चला जाएगा। तो क्या इसका मतलब पहले जो पर्सन यहाँ पर आया था उसका यहाँ पर आना एक बेकार की मिस्टेक थी, वो भी किसी ऐसे भगवान जैसे बंदे के हाथों जिसने मुझे यहाँ पर भेजा? अब इवान की ऐसी बातों को सुनकर इंक्वायर भी शांत रह जाती है और कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक पोजेसर हो? इवान भी कहता है हाँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं एक पोजेसर हूँ। इंक्वायर आगे कहती है और तुमने अभी अभी ये कंफर्म किया है कि यहाँ पर एक और पोजेसर आया है और तुम सोचते हो उसे मारने से तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे? जिस पर इवान भी हाँ करता है और कहता है मुझे पता है तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन तभी इंक्वायर कहती है इवान ध्यान से सुनो, तुम ही इकलौते ऐसे पोजेसर नहीं हो जो कि पहली बार इस दुनिया में आए हो। तुमसे पहले भी मैं एक पोजेसर से मिल चुकी हूँ और उस पर्सन का नाम था हीरो मैक्समिलियन। तो भाई यहाँ पर इस स्टोरी का काफी बड़ा ट्विस्ट निकल कर आया है, मतलब कि स्टार्टिंग से जिस हीरो मैक्समिलियन की बात हो रही थी वह असल में एक पोजेसर था। मतलब कि क्या भाई उसने डीमन किंग को मार दिया, शायद वह अपनी वर्ल्ड में लौट चुका है, तभी वह अब तक किसी को नहीं मिला। मतलब कि कहानी आगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।